हेलो बच्चों, वेलकम एवरीवन। आज का अपना चैप्टर है इंग्लिश का डीप वाटर और राइटर हैं इस चैप्टर के विलियम डगलस। तो आज अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर डीप वाटर को। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिलेगी, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे इजीली आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं अबाउट द ऑथर। सबसे पहले हम लेखक के बारे में पढ़ लेते हैं। विलियम डगलस 1898 टू 1980 वॉज बॉर्न इन मैन मिनीसोटा। तो इनका जन्म मिनीसोटा में हुआ था। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विथ अ बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स ही स्पेंट 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकिमा। तो अब देखिए क्या हुआ कि इन्होंने जब अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, तो ग्रेजुएशन किया था इन्होंने, बीए किया था इंग्लिश और इकोनॉमिक्स के साथ में। और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में इन्होंने जो है 2 साल टीचिंग करवाई थी हाई स्कूल याकीमा के किसी एक हाई स्कूल में। इन्होंने 2 साल तक वहां पे टीचिंग का कार्य करवाया था, पढ़ाने का कार्य करवाया था। बच्चों इस चैप्टर में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के बाद में फिर अपन करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर और फिर अपन करेंगे इसके एमसीक्यूज। और इसके बाद में जितने भी प्रश्न उत्तर इसके बुक्स के और आपके जो इंपोर्टेंट बन सकते हैं एग्जाम में जो आने वाले क्वेश्चंस होते हैं वो भी अपन इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि हाउ एवर he got tired of this and decided to pursue a legal career। अब इसमें क्या हुआ कि जब इन्होंने टीचिंग का कार्य शुरू करवाया तो वो थक चुके थे, और उसके बाद में जब इस काम से वो थक गए तो इन्होंने एक लीगल कैरियर के तौर पर अपनी जिंदगी को बिताना शुरू करने का निश्चय किया। He met Franklin D. Roosevelt at Yale and became an advisor and friend to the president। अब आपको याद होगा कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे। उस दौर में वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। और ये जो थे ना विलियम डगलस, ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से येले में मिलते हैं और उनके एक एडवाइजर बन जाते हैं, सलाहकार बन जाते हैं, साथ ही साथ उनके मित्र भी बन जाते हैं फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के। डगलस वॉज लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। ये व्यक्तिगत अधिकारों के बहुत ही प्रसिद्ध एडवोकेट थे, अधिवक्ता थे। He retired in 1975 with a term lasting 36 years and remains the longest serving justice in the history of the court। 1975 में 1975 में ये 36 यानी 36 वर्षों की सेवा के बाद में ये रिटायर होते हैं और कोर्ट के इतिहास में सबसे ज्यादा लंबे समय तक सेवाएं देने वाले न्यायाधीश के तौर पर जाने जाते हैं। The following excerpts is taken from of Men and Mountains by William O. Douglas। ये जो चैप्टर अपन पढ़ेंगे आज डीप वाटर, ये उनके बुक ऑफ मैन एंड माउंटेन्स से लिया गया है। It reveals how, as a young boy, William Douglas nearly drowned in a swimming pool। अब चूंकि ये इनकी ऑटोबायोग्राफी से रिलेटेड टॉपिक है, इसमें विलियम डगलस ये बताते हैं कि जब वो एक छोटे बालक थे तो उस दौरान एक स्विमिंग पूल में डूबते डूबते कैसे बचे थे, इस बात का वर्णन इन्होंने इस चैप्टर में किया है। In this essay, he talks about his fear of water and thereafter। इस चैप्टर में वो पानी से अपने भय और उसके बाद की स्थिति के बारे में बताते हैं। How he finally overcome it। किस तरीके से उन्होंने आखिरकार इस भय को जीता, पानी से अपने डर को किस तरीके से उन्होंने भगाया। Notice how the autobiographical part of the selection is used to support his discussion of fear। और आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा इसे कि किस तरीके से उन्होंने अपनी इस ऑटोबायोग्राफी, अपनी इस आत्मकथा के इस अंश में ये बताने का प्रयास किया है कि उन्होंने भय को किस तरीके से भगाने का प्रयास किया। एक डर, एक भय जो जिसने इनको जकड़ रखा था, उसे किस तरीके से इन्होंने दूर किया, इस बात का वर्णन इस चैप्टर में डीप वाटर में किया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने जाना अभी अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में। यहां से भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, पिछले वर्षों में भी यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। और अब मैं आपको बता दूं कि इस पेज में से कहां कहां से प्रश्न बन सकते हैं।
पहला प्रश्न तो यही रहेगा कि हु इज द राइटर ऑफ द चैप्टर डीप वाटर। डीप वाटर के ऑथर कौन है, लेखक कौन है, राइटर कौन है? तो आप ध्यान दीजिएगा कि विलियम डगलस जो है ये इसके राइटर है, लेखक है। दूसरा ये है कि यहाँ पे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का भी उल्लेख हुआ है। तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से रिलेटेड कुछ प्रश्न अगर बनते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे वो अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति थे और विलियम डगलस जो है इनके मित्र बन जाते हैं और फिर इनके एडवाइजर बन जाते हैं, सलाहकार बन जाते हैं। इसके बाद इन्होंने 36 ईयर्स तक अपनी सेवाएं दी थी। उसके बाद में ये नेक्स्ट प्रश्न यहां से भी बन सकता है कि ये जो चैप्टर है डीप वाटर ये कहां से लिया गया है? तो आप ध्यान दीजिएगा कि दिस एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ हिज बुक ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, या फिर इनकी ऑटोबायोग्राफी कह सकते हैं, इनकी ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैन एंड माउंटेन्स में से ये चैप्टर लिया गया है। और अंतिम प्रश्न इसमें से ये बन सकता है जो कि इंपॉर्टेंट भी है कि भाई इस चैप्टर डीप वाटर में आखिरकार लेखक कहना क्या चाहता है? तो राइटर जो है ना, ऑथर जो है इस चैप्टर का, विलियम डगलस ये बताना चाहता है कि भय से हमें कैसे विजय पानी है। उन्होंने भय से को कैसे जीता, डर को कैसे जीता, पानी के प्रति जो उनका भय था उसे कैसे जीता। तो ये जो है सारे कुछ क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। बच्चों मैंने आपको बताया था और आगे भी फिर भी बता देता हूँ कि जो जो क्वेश्चंस इस चैप्टर से बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के, लंबे जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, सारे के सारे मैं इसमें आपको बताता जाऊंगा। इसलिए आप ध्यान से इस वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा, कहीं भी मिस करने की कोशिश मत करिए और आपके जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सारे हम डिस्कस करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। यहाँ पे लिखा है, देखिए शुरुआत करता है लेखक कि इट हैड हैपेंड। हैपेंड का मतलब होता है घटित हुआ, ऐसा घटित हुआ, ये घटना घटित हुई यानी टुक प्लेस, एक घटना घटित हुई व्हेन आई वाज 10 और 11 इयर्स ओल्ड। जब मैं 10 या 11 साल का था उस समय एक घटना मेरे साथ घटित हुई। बच्चों पहला ही पहला प्रश्न यहाँ से बन सकता है, विशेष करके ऑब्जेक्टिव टाइप का। जो एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ से बन सकता है कि लेखक के साथ जब ये घटना घटित हुई, विलियम डगलस के साथ जब ये जो इंसिडेंट था, इसने जब घटना हुई, ये इंसिडेंट हुआ, उस समय उसकी उम्र क्या थी? तो आप लिखेंगे ही वॉज अबाउट 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। वो 10 या 11 साल का था। नेक्स्ट है कि आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। लेखक कहता है कि मैंने तैरना सीखने का निश्चय किया। देयर वॉज अ पूल एट द YMCA। वहां पर एक पूल था, एक तालाब था। कहां पे तालाब था? YMCA। अब बच्चों यहां से दूसरा प्रश्न भी बन सकता है और प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप का विशेष करके, या लॉन्ग वन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी बन सकता है, याद रखिएगा। YMCA का मतलब क्या है? तो YMCA का मतलब होता है यंग मैन क्रिश्चियन चर्च एसोसिएशन। निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा क्योंकि यहां से प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए विशेष ध्यान दीजिएगा। YMCA आपके बुक में कहीं पर भी उसका उल्लेख नहीं, इसकी फुल फॉर्म कहीं पर भी नहीं दी हुई है। इसका मतलब होता है यंग मैन क्रिश्चियन चर्च एसोसिएशन इन याकिमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। तो YMCA में एक जो पुल था, याकिमा में YMCA और YMCA में एक पुल, ये इस प्रकार की जो सुअवसर था उपलब्ध कराता था। कौन सा सुअवसर उपलब्ध कराता था? YMCA पुल। YMCA पुल उपलब्ध कराता था तैरना सीखने का सुअवसर, है ना, स्विमिंग जो सीखना था वो स्विमिंग का यहाँ पे अपॉर्चुनिटी उपलब्ध करवाता था। द याकिमा रिवर वॉज ट्रिकरस। ट्रिकरस का मतलब होता है डेंजरस। यहाँ पे एक जो रिवर थी, एक नदी थी जिसका नाम था याकिमा। वो याकिमा रिवर बड़ी खतरनाक थी, बहुत ही डेंजरस थी रिवर। मदर कंटिन्यूअसली मदर कंटिन्यूअली वार्न अगेंस्ट इट। विलियम डगलस कहते हैं कि मेरी माँ मुझे लगातार इसके बारे में चेतावनी देती रहती थी कि बेटा नदी बहुत खतरनाक है, वहां पे कभी न जाइएगा, नदी जो है वो बहुत ही खतरनाक है, वहां पे कई लोग मरे होंगे डूब करके। तो इस तरीके से मेरी माँ मुझे बार बार इसके प्रति सचेत करती रहती थी। एंड केप्ट फ्लैश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर। और इस नदी में डूबने वाली प्रत्येक घटना के बारे में माँ मुझे बताती रहती थी। बट द YMCA पूल वॉज सेफ। लेकिन उस याकिमा रिवर के पास में जो याकिमा में जो एक पुल था, YMCA पुल, ये सुरक्षित था। यहाँ पे तैरना सीखने में कोई रिस्क नहीं था। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द येलो एंड।
और अब देखिए यहां से एक और प्रश्न बन सकता है, प्रश्न बाद में, पहले मैं इसके एक्सप्लेनेशन बता देता हूं। लिखा है कि इट वाज ओनली 2 और 3 फीट डीप। ये जो वाईएमसीए पुल था, इस वाईएमसीए पुल की जो गहराई थी वो मात्र 2 से 3 फीट थी। तो बच्चों प्रश्न ये बनेगा कि वाईएमसीए पुल गहरा कितना था, मतलब सैलो एंड, सैलो मैंने उसका जो उथला हुआ भाग था, उसका जो कम गहराई वाला भाग था। अब वाईएमसीए पुल में भी एक तो कम गहराई का भाग था और दूसरा ज्यादा गहराई का, मतलब आगे का जो भाग था वो ज्यादा गहरा था और पास वाला जो भाग था वो कम गहरा था। तो जो उसका सैलो एंड था, उथला हुआ भाग था, वो मात्र 2 से 3 फीट गहरा था। याद रखिएगा, उथला हुआ भाग, सैलो एंड कितना डीप था, तो सैलो एंड जो था वो 2 से 3 फीट, 2 और 3 फीट डीप। एंड नेक्स्ट, एंड वाइल इट वाज 9 फीट डीप एट द अनदर, और इसका जो दूसरा सिरा था, इसका जो अगला भाग था, वो 9 फीट गहरा था। याद रखिएगा, यहां से भी प्रश्न बन सकता है। तो पहला एक हिस्सा तो था उसका 2 से 3 फीट गहरा, दूसरा जो इसका एंड था वो था 9 फीट डीप। एंड ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, और ये जो ढलान थी, ड्रॉप का मतलब जो गहराई का जो ढलान था 2 से 3 फीट से लेकर के 9 फीट का, ये धीरे धीरे था। ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि 2 से 3 फीट से अचानक 9 फीट, ऐसा नहीं था। धीरे 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 गहराई बढ़ती थी। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स। अब मैंने जब सीखना तय किया तो सबसे पहले मैंने वाटर विंग्स परचेज किए, मैंने प्राप्त किए। वाटर विंग्स मतलब पानी में तैरने के जो पंख आते हैं उसको, ताकि उसमें अपन डूबे नहीं। एंड वेंट टू द पुल, और मैं गया पुल पर। आई हैड टू वॉक नेक्ड into it and show my skinny legs। अब लेखक क्या कहता है कि आई हैड टू वॉक नेक्ड इनटू इट। अब नंगा, मैंने बिना, विदाउट क्लोथ्स, बिना कपड़ों के मैं उसमें जाना मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं बिना कपड़ों के नहीं जाना चाहता था, और बिना कपड़ों के अगर जाता तो मेरी जो स्किनी लेग्स, मतलब स्किनी मतलब दुबली पतली टांगे थी। तो लेखक ज्यादा कोई हट्टा कट्टा नहीं था, मजबूत नहीं था, है ना। उसकी बॉडी जो है वो ज्यादा मजबूत नहीं थी, दुबला पतला था, तो उसे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरी पतली पतली टांगे जो है वो लोग देखेंगे। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। लेकिन फिर भी मैंने इस, सबड्यूड का मतलब होता है कंट्रोल करना, मैंने अपनी इस घृणा को, ये जो भाव था कि भाई मैं इस विदाउट क्लॉथ्स कैसे जाऊं, उसको मैंने कंट्रोल किया और मैंने कपड़े उतारे और फिर मैं उसमें गया। From the beginning, however, I had an aversion to the water when I was in it। अब लेखक कह रहा है कि शुरुआत में, है ना, शुरुआत में जब मैं पानी के अंदर होता था, जब मैं पानी के अंदर जाता था, तो मुझे एक इसके प्रति एक घृणा थी, डिसलाइक था, एक एवर्जन था, एक घृणा होती थी मुझे पानी में। This started when I was 3 or 4 years old and father took me to the beach। बीच का मतलब होता है सी साइड इन कैलिफोर्निया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, लेखक विलियम डगलस एक और घटना का वर्णन करते हैं, एक और इंसिडेंट जो इनके साथ घटित हुई थी उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये जो पानी के प्रति इनकी जो डिसलाइक थी, पानी के प्रति इनका जो एवर्जन था, जो इनकी जो घृणा थी, ये उनका जो भय था, उसकी शुरुआत कैसे हुई थी। तो देखो क्या कहते हैं कि इट इज दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years ओल्ड। जब मैं 3 या 4 साल का था, पुरानी घटना बता रहे हैं, फिलहाल अभी वो 10 और 11 साल का है लेखक, लेकिन वो कह रहा है कि जब मैं 3 और 4 साल का था तो एक दिन पिताजी मुझे बीच पर लेकर के गए। बीच होता है समुद्र किनारा, समुद्र के पास वाला जो भाग होता है बीच, आपने नाम सबने सुना होगा। तो मुझे उस साइड, उस समुद्र के किनारे पर लेकर के गए, कहाँ पे, कैलिफोर्निया, अमेरिका में। तो अमेरिका के कैलिफोर्निया के एक बीच पर मुझे लेकर के गए थे। उस समय मेरी उम्र थी 3 या 4 वर्ष और पिताजी के साथ लेकर गया था। बच्चों यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि लेखक का पानी के प्रति डिसलाइक कब पैदा हुई, ये जो एवर्जन था ये कब पैदा हुआ। तो आपको लिखना पड़ेगा कि व्हेन ही वाज अबाउट 3 or 4 years ओल्ड एंड हिज फादर टूक हिम टू द बीच। जब उसके पिताजी उसे एक दिन बीच पर लेकर के गए, आगे लिखना पड़ेगा ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। और वहां पे समुद्र के किनारे उस पानी के अंदर, सर्फ का मतलब होता है जो फोम होती है ना, जो झाग होते हैं, आपने देखा किनारे की तरफ जहां पे लहरें टकराती है तो वहां पे एक झाग बन जाते हैं। तो मैं अपने पिता के साथ वहां पे हम दोनों खड़े थे। आई हंग onto him, yet the waves knocked me down and swept over me। और उसी समय क्या हुआ कि एक लहर आई, एक तेज लहर आई, लहर टकराई हमसे, मुझे गिरा दिया गया और मेरे ऊपर से होते हुए लहर जो है वो पानी की जाती रही।
आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं पानी में पूरी तरह से डूब गया। आप ये एक चित्र देख करके आप अनुमान लगा लीजिए कि पानी की लहर आई, बच्चे को गिरा दिया और बच्चा पूरी तरह से पानी में डूब गया। माई ब्रेथ वॉज गॉन, मेरा सांस रुक गया, मैं सांस नहीं ले पा रहा था। आई वॉज फ्राइटन, मैं पूरी तरह से भयभीत हो गया था, पूरी तरह से डर गया था। फादर लाफ्ड, लेकिन पिताजी हंसे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। ओवरपावरिंग का मतलब होता है वेरी पावरफुल। लेकिन लेखक क्या कहता है कि पिताजी तो हंसे, है ना, पिताजी तो हंस रहे थे, बट मेरे मन में पानी के प्रति, पानी की वो तेज जो ताकतवर जो लहरें थी, उन ताकतवर लहरों के बल से एक भय मेरे हृदय में, एक टेरर पैदा हो गया था। तो अब ये जो घटना हुई थी ना लेखक के साथ, तो उसके बाद जब भी कभी वो पानी में जाता था तो उसे फिर से वो घटना याद आती थी और लेखक पूरी तरह से भयभीत हो जाता था, लेखक पूरी तरह से डर जाता था। यहाँ पे क्या कहता है कि माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड। रिवाइव्ड का मतलब होता है एक बार फिर से जीवित हो जाना। तो अब जब पुनः 10 या 11 साल का था लेखक और जब YMCA पुल पर स्विमिंग के लिए जब ये गया, तो यहाँ पर जाते ही उसके पुराना उसका जो भय था वो एक बार फिर से जीवित हो गया। अनप्लेजेंट मेमोरीज एंड स्टर्ड चाइल्डिश फियर, और वो बचपन का भय एक बार फिर से जागृत हो गया। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन तुरंत ही मैंने आत्मविश्वास जगाया अपने भीतर। आई पेडल्ड विथ माई न्यू वाटर विंग्स, अब मैंने मेरे जो नए पानी के जो पंख थे, उन पानी के पंखों के साथ में तैरने लगा। पेडल का मतलब होता है स्विम करना, हाथ पैर हिलाना पानी में। वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम, अब उन जो दूसरे जो बच्चे थे ना वहां पे, उन बच्चों को देख देख करके, क्योंकि वो बच्चे जैसा कर रहे थे वैसा मैं भी करने की कोशिश करने लगा। एंड ट्राइंग टू लर्न, और सीखने लगा बाय एपिंग। एपिंग का मतलब होता है जैसा वो कर रहे हैं वैसा मैं भी कर रहा था, इमिटेटिंग, उनकी नकल मैं भी कर रहा था, हाथ पांव कैसे हिलाने हैं ये मैं कर रहा था। I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened। अब लेखक क्या कह रहा है कि I did this 2 or 3 times on different days, मैंने ऐसा 2 या 3 बार अलग अलग दिनों में किया, है ना, ऐसा नहीं रेगुलर किया, नहीं, अलग अलग दिनों में मैंने ये प्रयास किया। क्या प्रयास किया? पानी में जाना, वहां पे हाथ पैर हिलाना, दूसरों बच्चों को देख देख करके वो जो वाटर विंग्स है वो पहन करके मैं इसे करने का प्रयास करने लगा। और मैंने ऐसा कब किया? मैंने अलग अलग दिनों में 2 से 3 बार ऐसा किया। एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज, और अब मुझे थोड़ा सा अच्छा लगने लगा था। अब मुझे थोड़ा सा, अब वो भय जाता रहा था कि नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, मुझे थोड़ा सा ठीक महसूस होने लगा था इन द वाटर, उस पानी के भीतर। वेन द मिस एडवेंचर हैपन्ड, और उसी दौरान, मिस एडवेंचर का मतलब होता है एक एक्सीडेंट मेरे साथ घटित हुआ, एक दुर्घटना मेरे साथ घटित हुई। दुर्घटना लेखक के साथ कब घटित हुई बच्चों? यहां से प्रश्न बन सकता है कि जब उसने पानी में तैरने का निश्चय किया, जब वो YMCA पुल पर गया और जब उसने तैरना सीखना शुरू किया, और 2-3 दिन हुए थे कि अचानक से एक दिन उसके साथ एक दुर्घटना घटित हो जाती है। दूसरा प्रश्न बच्चों यहां से ये बनेगा कि लेखक जब पानी में गया और 2-3 दिन बाद जब वो तैरना सीखने का की शुरुआत जब उसने करी, तो वो कैसा फील कर रहा था? तो फील एट ईज मतलब उसे ठीक महसूस हो रहा था, उसे अच्छा महसूस हो रहा था। ही वॉज फीलिंग गुड, तो ठीक अच्छा महसूस हो रहा था। बट देन एन एक्सीडेंट टुक प्लेस, उसी दौरान एक दुर्घटना विलियम डगलस के साथ घटित होती है। आई वेंट टू द पूल वेन नो वन एल्स वॉज देयर, लेखक कह रहा है कि एक दिन जब वहां पे कोई भी नहीं था तब मैं पुल पर गया। द प्लेस वॉज क्वाइट, शांत था बिल्कुल माहौल वहां पे, कोई भी किसी प्रकार का शोरगुल नहीं था। द वाटर वॉज स्टिल, पानी बिल्कुल स्थिर था, पानी बिल्कुल शांत था। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथ टब, और उस पानी जो YMCA पुल था, उस YMCA पुल के अंदर का जो बॉटम था, उसका जो पैंदा था, जो तला था, वो बिल्कुल एकदम सफेद दिखाई दे रहा था, इतना व्हाइट दिखाई दे रहा था जितना कि जो बाथ टब होता है उसके समान मुझे बिल्कुल व्हाइट दिखाई दे रहा था। आई वॉज टिमिड, टिमिड का मतलब होता है हेजिटेंट, मैं थोड़ा हिचकिचा रहा था क्योंकि वहां पे कोई भी नहीं था, अकेला था मैं। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन एलोन, मुझे डर था कि मैं अकेला पानी में नहीं जाऊंगा ना, क्योंकि कोई भी नहीं था और फिर डर तो लगेगा, छोटा सा बच्चा था, 10-11 साल का बच्चा था, तो सोच रहा था कि भाई अकेला हूं तो थोड़ा सा डर महसूस हो रहा है, तो मैं किसी का वेट करूं। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स, इसलिए मैं वहां पे उस किनारे पर किसी दूसरे लोगों के आने के इंतजार में बैठ गया।
लेखक आगे क्या कहता है कि आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन कैम अ बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय। वहां पे मुझे ज्यादा समय नहीं हुआ था, उसी दौरान एक बहुत बड़ा हट्टा कट्टा एक व्यक्ति वहां पे आता है। बिग ब्रूजर का मतलब होता है एक बहुत ही तगड़ा व्यक्ति वहां पर आता है। प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, तकरीबन 18 साल का था। बच्चों यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वो जो बिग ब्रूजर था वो कितना बड़ा था, उसकी एज क्या थी, तो आप लिखेंगे कि ही वॉज अबाउट 18 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, नेक्स्ट, ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसके चेस्ट पे, सीने पे घने गहरे बाल थे। ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, उसका शरीर बहुत ही मजबूत था। विथ लेग्स एंड आर्म्स दैट शोव्ड रिपलिंग मसल्स, और उसके जो आर्म्स और भुजाएं और उसके जो लेग्स थे वहां पे उभरी हुई मसल्स थी। ही येल्ड, यार येल्ड का मतलब होता है साउटेड लाउडली, वो जोर से चीखा, वो जोर से चिल्लाया, क्या कहा, हाय स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डॉक्टर। हे बच्चे, तुम पानी में कूदना कैसा लगेगा, तुम्हें कैसा महसूस करोगे तुम। With that he picked me up and tossed me into the deep end। बस उसने इतना कहा, उसके बाद उसने मुझे उठाया और उठा करके वो पानी का जो, उस पुल का जो गहरा भाग था, जो डीप एंड था, जो ज्यादा गहराई वाला भाग था, वहां पे मुझे उसने उठा करके फेंक दिया। आई लैंडेड इन अ सीटिंग पोजिशन। लेखक कह रहा है कि मैं वहां पे कैसे गिरा, सीटिंग पोजिशन में, मतलब बैठने की स्थिति में, क्योंकि लेखक तो जैसे बैठा था वैसे का वैसे उठाया, उठा करके यू का यू टेक दिया पानी में, तो मैं सीटिंग पोजीशन में, बैठने की स्थिति में पानी के अंदर कूदा। स्वॉलोड वाटर, और जैसे ही पानी में फेंका, मैंने पानी निगल लिया, मुंह खुला तो आ किया, पानी पेट में गया। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और मैं पानी के भीतर जो है वो जाना शुरू कर दिया। आई वॉज फ्राइटन, मैं पूरी तरह से डर डर गया था, मैं पूरी तरह से भयभीत था। बट नॉट येट फ्राइटन आउट ऑफ माई विट्स। लेकिन लेखक कह रहा है दिमाग मेरा काम कर रहा था, मैं भयभीत तो था, डरा हुआ था, बट दिमाग सक्रिय था मेरा, है ना, अटरली कॉन्फ्यूज्ड काम कर रहा था, माई माइंड से सोच रहा था। ऑन द वे डाउन आई प्लान, अब जब नीचे जा रहा था, 9 फीट गहरा था, मैं जब नीचे जा रहा था तो मैंने दिमाग से सोचना शुरू किया, मैंने योजना बनाई। वैन माई फीट हीट द बॉटम, जैसे ही मेरे पांव पेंदे को छुएंगे, जैसे ही मैं, मतलब वो सोच रहा है नीचे जाते वक्त कि जैसे ही मेरे पांव टच करेंगे उस पेंदे को, नीचे जमीन को, उस बॉटम को, आई वुड मेक अ बिग जंप, उसी समय मैं पांवों से जोरदार जंप करूंगा ऊपर की तरफ आने के लिए। कम टू द सरफेस पे, मैं सरफेस पे आ जाऊंगा, पानी की सतह पर आ जाऊंगा। लाइव फ्लैट ऑन इट, उसके बाद में ऐसे सीधा लेट जाऊंगा। अब लेटने से क्या होता है, अगर आदमी सीधा होता है तो वो बिल्कुल वापस नीचे जाएगा, लेकिन अगर लेट जाता है ना तो उसके नीचे जाने की संभावना कम हो जाती है। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पुल, और फिर वो कहता है मैं तैरते तैरते समुद्र उसके किनारे जो है वो पुल के किनारे पर मैं पहुंच जाऊंगा। मतलब सोच रहा है कि मैं, मुझे फेंक तो दिया, अब मुझे क्या करना है, मैं जैसे नीचे पहुंचूंगा जोर से जंप मारूंगा ताकि मैं ऊपर आ जाऊं, ऊपर आते ही मैं लेट जाऊंगा, लेट करके मैं तैरते तैरते मैं किनारे पर आ जाऊंगा, और इस तरीके से मैं बाहर हो जाऊंगा। इट सीम्ड लॉन्ग डाउन, लेकिन लेखक कह रहा है कि जब मैं नीचे जा रहा था तो ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा लंबा समय लग रहा है ना, नीचे जाते जाते मुझे काफी लंबा समय लग रहा है। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, और ये जो 9 फीट की जो गहराई थी, ये मुझे 90 फीट की गहराई महसूस होने लगी, क्योंकि अब सांस रुकी हुई है, भयभीत है, डरा हुआ है, धीरे धीरे नीचे जा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे 90 फीट की गहराई की ओर जा रहा है। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट, और अभी मैंने बॉटम को टच भी नहीं किया था, अभी मुझे पेंदा टच करना था, उससे पहले ही मेरे दोनों फेफड़े जो है वो फटने के लिए तैयार थे, क्योंकि सांस नहीं ले पा रहा था, रुकी हुई सांस थी। बट वेन माई फीट हिट बॉटम आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड वॉट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स। लेकिन लेखक कह रहा है कि जैसे ही मेरे पांवों ने उस बॉटम को टच किया, तो उसी समय मैंने हिट किया, जोर से, मतलब पांव मारे ऊपर की तरफ, मैंने मेरी पूरी ताकत, समन का मतलब होता है इकट्ठा करना, मैंने मेरी पूरी ताकत कलेक्ट करके, इकट्ठा करके, और जो है मैंने ऊपर की तरफ जंप मारा। वॉट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ मैंने जोर से स्प्रिंग किया, कूदा। आई इमेजिन आई वुड आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क, मैंने सोचा कि मैं कॉर्क के समान, एक जैसे कॉर्क होता है ना बोतल का ढक्कन, जैसे अपन उसे खोलते हैं तो उछल करके एकदम कैसे गिरता है, मैंने सोचा मैं उसके समान एकदम कूद करके सरफेस पे आ जाऊंगा, सतह पे आ जाऊंगा। इन इंस्टेड, लेकिन इसकी बजाय आई केम अप स्लोली, मैं धीरे धीरे ऊपर आया, अचानक से नहीं आ पाया, एकदम नहीं आ पाया, मैंने पूरे जोर के साथ जंप तो लगाया था बट ऐसा नहीं कर पाया।
आई ओपन माई आईज एंड सा नथिंग बट वाटर। मैंने आंखें खोली, आप पिक्चर देख सकते हैं। मैंने आंखें खोली तो मैंने, और ये पिक्चर पानी के अंदर की है। मैंने आंखें खोली तो मैंने चारों तरफ केवल और केवल पानी देखा और इसके अलावा कुछ भी नहीं। I opened my eyes and saw nothing but water. Water that had a dirty yellow tinge to it. पानी, कैसा पानी? जो कि एक गंदला सा येलो कलर लिए हुए था। एक गंदले से येलो टाइप का पानी मैंने देखा। I grew panically. अब मैं भयभीत हो गया। डरा हुआ तो पहले ही था, लेकिन अब और ज्यादा भयभीत हो गया। I reached up as if to grab a rope and my hands clutched only at water. और जब वो ऊपर पहुंचा, आप यहाँ पे हाथ देख सकते हैं उसका, ऊपर पहुंचा तो वो कह रहा है कि मैंने हाथ ऐसे बाहर निकाला जैसे कि मान लीजिए मेरे को रस्सा पकड़ना हो। जैसे ना अपन जैसे कुछ अब डूब रहे हैं या अपन यहाँ कहीं नीचे गिरे तो अपन कोशिश करते हैं कि मुझ मैं कुछ पकड़ लूं। तो हाथ मैंने ऊपर किया, कुछ रस्सा जैसे पकड़ लूं इस तरीके से, लेकिन मेरे हाथों में कुछ भी नहीं आया, सिर्फ वाटर के, क्योंकि रस्सा था ही नहीं वहां पे, पानी था। जैसे ही हाथ मारा, हाथ में केवल ओनली पानी आया। आई वॉज सफोकेटिंग, और अब तो मेरा दम घुटने लगा। सफोकेटिंग का मतलब होता है सांस नहीं ले पाना, दम घुटना। टू फील डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग, सांस लेने में तकलीफ होना। आई ट्राई टू येल, येल का मतलब होता है साउट, चिल्लाना। अब मैं कोशिश करी मैंने जोर से चीखने की ताकि मेरे को कोई बचावे, बट नो साउंड केम आउट। लेकिन चूंकि ये कह रहा मैं पानी के भीतर था तो मेरी आवाज भी बाहर नहीं आ पाई। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर। उसके बाद मेरा नाक और मेरी आंखें पानी से बाहर निकली, बट नॉट माई माउथ। लेकिन उस समय भी मेरा मुंह पानी के बाहर नहीं आया। मुंह उसका अभी भी पानी के भीतर था, नाक और उसकी आंखें जरूर पानी से थोड़ी सी बाहर आई थी। आई फ्लेल्ड, फ्लेल्ड का मतलब होता है हिट समथिंग हार्ड, मतलब हाथ पैर मारना। आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, स्वालोड एंड चॉक्ड। तो वहां पे उसने कोशिश करी तैरने की, लेकिन उस सतह पे आकर के, बट ऐसा नहीं कर पाया। और वहां पे उसने और ज्यादा पानी पी लिया। जैसे ही मुंह मुंह खोलने की कोशिश की तो और पानी पी लिया, और उसका गला भर गया, पूरी तरह से चौकड हो गया, अवरुद्ध हो गया। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने मेरे पांवों को ऊपर लाने की कोशिश की, बट दे हंग एज डेड वेट्स। लेकिन ऐसा लग रहा था कि मेरे पांव जो है वो निष्क्रिय चीज बन गए हैं, एक निर्जीव वस्तु बन गए हैं, वो काम नहीं कर रहे थे। पैरालाइज्ड एंड रिजिड, पैरालाइज्ड का मतलब होता है ऐसे जैसे मान लो लकवा मार गया हो, बिल्कुल निष्क्रिय, बिल्कुल सुन्न। और रिजिड मतलब कठोर। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, और ऐसा लग रहा था कि एक भयंकर ताकत मुझे नीचे की ओर खींच रही है। आई स्क्रीम्ड, मैं चीखा, चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हर्ड मी। लेकिन केवल पानी ने मेरी आवाज सुनी। मतलब पानी के भीतर था, आसपास कोई भी नहीं था, तो मेरी आवाज कोई भी नहीं सुन सका, केवल पानी ने मेरी आवाज सुनी। बच्चों यहाँ से कहाँ कहाँ से प्रश्न बनेंगे मैं आपको भी बताता हूँ। कई सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं, विशेष करके ऑब्जेक्टिव टाइप के। तो आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पुल, और अब दोबारा से मैं नीचे की तरफ जाने लगा। मैंने वो लंबी उस पेंदे की तरफ जाने की वाली मेरी यात्रा की शुरुआत कर दी थी दूसरी बार। देखो बच्चों, प्रश्न यहाँ बनेगा। पहला तो ये होता है कि फ्लैट का मतलब क्या होता है, तो फ्लैट का मतलब होता है सरफेस पर हाथ पांव मारना तैरने के लिए। उसके बाद उसके बाद ये होता है कि उसके पाँव कैसे हो गए थे, तो उसके पाँव जो है ना पैरालाइज्ड एंड रिजिड हो गए थे। बिल्कुल मृत वस्तु की तरह, निर्जीव चीज की तरह हो गए थे। काम बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। उसके बाद जब वो नीचे जा रहा था तो आप यहाँ पे देखेंगे कि उसकी आवाज किसने सुनी। जब वो चीखा तो उसकी वॉइस को किसने सुना, तो उसकी आवाज को किसी ने नहीं सुना, केवल पानी के, सिवाय पानी के। ठीक है ना, तो ओनली वाटर हर्ड हिज वॉइस। एंड नेक्स्ट जब वो दूसरी बार पानी की तरफ जाने लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या कहता है। आई स्ट्रक, स्ट्रक का मतलब होता है बीट विथ हैंड्स एंड लेग्स एट द वाटर एज आई वेंट डाउन। जब मैं नीचे जा रहा था, जब मैं पेंदे की तरफ जा रहा था, तो मैंने मेरे पांवों और मेरे हाथों से हीट करने की कोशिश की पानी को। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइटमेयर फाइट्स एन इरेसिस्टिबल फोर्स। और ऐसे वो कोशिश कर रहा था जैसे मान लीजिए रात को भयंकर सपना किसी को आता है, डरावना सपना आता है, और उस डरावने सपने में कोई व्यक्ति जैसे अपने आप को बचाने के लिए जो फाइटिंग करता है, तो उस तरीके से लेखक यहाँ पे कह रहा है कि मैं भी जो है उससे लड़ रहा था, उससे कोशिश कर रहा था। आई हैड लॉस्ट माई ब्रेथ, लेकिन अब मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था। अब मेरी सांस भी रुक गई थी। माई लंग एक्ट, मेरे फेफड़े दर्द कर रहे थे। माई हेड थ्रोप्ड, और उसका जो सिर था वो एक प्रकार से भयंकर रूप से बीट कर रहा था, भयंकर रूप से जो है वो दर्द कर रहा था। आई वॉज गेटिंग दीजी, अब तो मैं धीरे धीरे ऊँग रहा था, मतलब बेहोशी की हालत में जा रहा था। सांस उसकी पूरी तरह से रुक गई थी।
अचेत अवस्था में पहुंचने की कोशिश में था वो, पहुंचने की स्थिति में था वो। बट आई रिमेम्बर द स्ट्रेटेजी, लेकिन आपको पता है ना कि जब पहली बार वो नीचे जा रहा था तो उसने एक स्ट्रेटेजी, एक प्लान बनाया था, एक योजना बनाई थी। क्या योजना बनाई थी? जैसे ही मैं नीचे जाऊंगा, पेंदे को टच करेंगे मेरे पाँव, मैं उसी समय एक जोर से जंप करूंगा, मैं ऊपर आ जाऊंगा, सरफेस पे मैं लेट जाऊंगा, फिर मैं तैरते तैरते किनारे पर आ जाऊंगा। दोबारा फिर से उसने वही स्ट्रेटेजी को उसने जो है वो प्लान करना शुरू किया। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द सरफेस। मैं वहां से बॉटम से जंप करूंगा और कॉर्क की तरह मैं सरफेस पे पहुंचूंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स एंड थ्रैश विथ माई लेग्स। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पुल एंड बी सेफ। और फिर उसने वापस से वहीं से कि मैं हाथ पांव मारूंगा और मैं तैरते तैरते मैं किनारे पर आ जाऊंगा और मैं सुरक्षित रूप से बाहर निकल जाऊंगा। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, लेकिन लेकर करा मैं अंदर जाता रहा, कैसे? एंडलेसली, मतलब कोई जिसका अंत ही नहीं हो रहा था, उसका अंत ही नहीं हो रहा था। आई ओपन माई आईज, मैंने मेरी आंखें खोली, नथिंग बट वाटर विथ अ येलो ग्लो। और क्या क्या देखा उसने? केवल पानी। पानी भी कैसे? येलो ग्लो लिए हुए, थोड़ा सा पीले पीलापन लिए हुए। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, ओ काला काला पानी जिसके भीतर से कोई भी आर पार नहीं देख सकता, ऐसा पानी मैंने देखा। तो बच्चों, ये हमने जो पढ़ रहे हैं डीप वाटर का हमारा ये पहला भाग है, ये फर्स्ट पार्ट है। और इस फर्स्ट पार्ट में हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी, आपको सारी चीजें याद होगी। थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो भी कंप्लीट चैप्टर जो अपन इंग्लिश के यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये जो लाइन टू लाइन हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, और इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर, इसके वीडियोस, इसके एमसीक्यूज, साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट, इसकी पीडीएफ और लाइव क्लास, ये सारी चीजें अगर आप एक ही जगह पर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। हमारा ऐप है एजुकेशन राइज नाम से, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और उस लिंक से आप उस ऐप को डाउनलोड करोगे तो वहां पर आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा। इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स, हिस्ट्री का, हिंदी का, पॉलिटिकल साइंस का, हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट्स के कोर्स हम आपको अवेलेबल करवाते हैं। और प्राइस है मात्र 99 रुपीज, फुल एक साल की वैलिडिटी के साथ, पूरे वर्ष की वैलिडिटी के साथ फुल कोर्स हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। कंप्लीट कोर्स आपको मात्र 99 रुपए में हम दे रहे हैं। तो अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो करिए। और मैंने बताया कि इस कोर्स में हम आपको क्या क्या दे रहे हैं। पीडीएफ के रूप में आपको नोट्स अवेलेबल कराते हैं, जो इंग्लिश के जो चैप्टर जितने भी हैं उनकी समरी भी हम आपको अवेलेबल कराते हैं। और इसके अलावा इस जो वीडियोस हैं प्रत्येक चैप्टर के, वो वीडियोस भी आपको वहां सारे के सारे वीडियोस भी मिलेंगे। और वहां पर आपको इसके अलावा एमसीक्यूज टाइप के जो क्वेश्चंस हैं और छोटे बड़े जो प्रश्न आंसर हैं ना, क्वेश्चन लॉन्ग और शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट बच्चों ये होता है कि जैसे आप टेस्ट कंप्लीट करके जब सबमिट करोगे तो सबमिट करते हाथ हाथ आपको रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट में ये रहेगा कि आपने टोटल कितने क्वेश्चंस में से कितने अटेंड किए, उसमें से आपके राइट कितने हैं, गलत कितने हैं, जो क्वेश्चन आपने गलत किया उसका राइट आंसर क्या है, और इस तरीके से आपके कितने में से कितने नंबर आए। ये सारी चीजें आप इसमें कर पाओगे, तो आप हमारा ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। बच्चों, इसके अलावा हमारी लाइव जो क्लासेस होती हैं, लाइव क्लासेस भी उसमें आपको ऐप में लाइव क्लासेस भी मिलती हैं एवरीडे। जैसे ही हमारी लाइव क्लास रहती है, जैसे 8:30 या 8 बजे, तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाता है, और वो लाइव क्लास भी आप वहां से ऐप के माध्यम से देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम ओनली आपको 99 रुपीज में दे रहे हैं। तो बच्चों, जरूर आप एक बार ट्राई करिएगा, ऐप डाउनलोड करिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और इसके अलावा हमारा टेलीग्राम ग्रुप और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो है, वो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप ऐड होना चाहते हैं, तो आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए। उस नंबर पे आप मुझे मैसेज करेंगे, कुछ भी लिख करके मुझे हाय लिख करके मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। या अगर आपकी कोई डिफिकल्टी, आपकी कोई प्रॉब्लम है, अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, आपके एग्जाम से रिलेटेड, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, आप अगर मेरे से बात करना चाहते हैं, तो आप ये मेरा नंबर नोट कर लीजिए। इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर दीजिए, टेलीग्राम या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। और वहां पर आपको कुछ लिंक्स मिलेगी, उस लिंक के माध्यम से आप हमारे अलग अलग सारी चीजों को जो है वो सारी चीजों को आप उसका लाभ ले सकते हैं। दूसरा बच्चों, मैं बता दूं कि जैसे ही मैं आपको नंबर देता हूं, उससे पहले कुछ चीजें बता दूं कि जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करते हैं और ऐप में किसी कोर्स को अगर आप परचेस करते हैं, तो उस कोर्स को परचेस करने के बाद में उस कोर्स को परचेस करने वाले बाकी जो बच्चे हैं, उन बच्चों का एक पूरा ग्रुप बना हुआ, ऑटोमेटिकली आप उस ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। और उस ग्रुप में फिर आप दूसरे बच्चों से अगर बातचीत भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दूसरे बच्चे कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, वो कितने घंटे पढ़ते हैं, वो क्या चीज पढ़ते हैं, वो सारी चीजें आपको ऐप में मिलेगी। इसके अलावा जो पिछले सालों के जो टॉपर्स स्टूडेंट रहे हैं, उनकी कॉपीज अगर आप देखना चाहते हैं तो आप
आपको वहां पे मिलेगी, सारे टॉपर्स स्टूडेंट की कॉपी भी आपको वहां पे मिल जाएगी। और जो लास्ट ईयर के जो पेपर्स रहे हैं पिछले वर्षों के 2010 से लेकर के 2023 तक के जो बोर्ड एग्जाम्स के जो पेपर्स हैं, वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स भी आपको हमारे उस ऐप में मिल जाएंगे। तो इतने सारी चीजें हम आपको अवेलेबल करा रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं और भी कुछ हम आपको जो हम यूट्यूब पे जो आपको अवेलेबल नहीं वो सारा आपको ऐप के माध्यम से दे रहे हैं। तो जरूर एक बार ऐप डाउनलोड करिए। बच्चों यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने से पहले अब चूंकि देखिए लंबा हो रहा वीडियो काफी, तो हम इस वीडियो को यहीं तक करेंगे और नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट भाग में करते हैं। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैं आपको नंबर दे देता हूं, आप नंबर नोट कर लीजिए। मेरा नंबर है 9079622989। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, नंबर 9079622989। तो बच्चों आप इस नंबर को सेव करके और हमें मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।